दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। मोहन ने गंभीर होते हुए पूछा, लेकिन बाबा, आप वृद्धाश्रम क्यों जाना चाहते हैं? क्या आपका वास्तव में कोई घर नहीं है? वृद्ध की आंखें फिर सजल हो गई। आंखों को रुमाल से पोंछते हुए बोला, आज तक तो घर था बेटा, लेकिन अब न रहा। मैं आपका मतलब नहीं समझा बाबा। मोहन ने पानी की गहराई में उतरना चाहा। मतलब यही है बेटा, जैसे किसी हरे पेड़ को सूखने पर घर के आंगन से काटकर अलग कर दिया जाता है, मुझे भी ऐसे ही अलग कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए वृद्ध बोला। मोहन और धर्मू भी साथ चल दिए। बेटा, भगवान ने मुझे भी 2 बेटे दिए हैं। अपना खून पसीना एक करके मैंने उन्हें ऊंची तालीम हासिल कराई, अच्छे से अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ा, पूरा जीवन कोल्हू का बैल बनकर रहा, केवल यही सोचकर कि कल को जब ये बड़े हो जाएंगे तो पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर चले जाएंगे और मेरा बुढ़ापा भी सुख से कट जाएगा। लेकिन आज अपनी किस्मत को रोना आता है। लगता है सब निरर्थक किया, क्योंकि आज वे मेरे लिए पराये हैं। वृद्ध रोता जा रहा था और आप बीती बताता जा रहा था। शायद आज परसों के बाद उसे कोई हमदर्द मिल गया था, जिसके आगे वह अपने सारे दुखों को कुछ आंसुओं में तो कुछ शब्दों में डालकर उड़ेल देना चाहता था। वह आगे बोला, बेटा, मैंने दोनों लड़कों को मनचाहे सपनों के अनुसार खूब पढ़ाया। ऊंचाइयों की आखिरी सीमा तक पहुंचाना चाहता था मैं उन्हें, और काफी हद तक मैं अपने प्रयास में सफल भी हुआ। लेकिन मैं ये न जानता था कि ऊंचाइयों पर पहुंचकर भोग विलास और स्वार्थ में इतने लिप्त हो जाएंगे कि वे ये भी भूल जाएंगे कि तुम्हें इन ऊंचाइयों पर बैठाने वाला कौन है। और उन्हें ये भी ध्यान न रहा कि उन्हें जिस व्यक्ति ने पाल पोसकर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इस जगह तक पहुंचाया, तुम्हें उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बेटा, 2 साल हो गए थे तिरस्कार और घृणा का जहर पीते पीते, अब तो और नहीं सहा जाता, इसलिए आज किनारा कर लिया। सोचूंगा मेरा कोई है ही नहीं। मैंने किसी को नहीं पाला, मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। आज से मेरे लिए सब मर गए हैं। कहते कहते वृद्ध का गला रुंध गया और वह छोटे बच्चे की तरह से जोर जोर से रोने लगता है। वृद्ध की व्यथा सुनकर मोहन की आंखें भी सजल हो गई। वृद्ध को इस प्रकार रोते देखा आगे बढ़कर उसने सांत्वना देने का समझा बुझाकर वृद्ध को चुप किया। मोहन का आदर और स्नेह का प्रगट फूट पड़ा। लंबी सांस छोड़ते हुए बोला, बेटा, काश भगवान ने मुझे तुम्हारे जैसा एक बेटा दिया होता। मैं समझता मेरा जीवन सफल हो गया। जीवन में कोई शिकवा न रहता। तो बाबा, आप मुझे भी अपना ही बेटा समझिए, पराया क्यों मानते हो? मोहन के इस वाक्य से वृद्ध की आंखें और करुणमय हो उठी। उसने आगे बढ़कर मोहन को गले से लगाया। चलते चलते अब तक वे सभी आश्रम पर पहुंच गए थे। मोहन वृद्ध को अंदर तक छोड़ने गया और वापस मुड़ते समय उसने वृद्ध के चरण छुए और बोला, अच्छा बाबा, हम लोग चलते हैं। ने मोहन को स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दिया
और दीन आवाज में बोला, बेटा कभी इधर शहर में आया करो तो मिलकर जाना। जी बाबा, जरूर आया करूँगा, कहते हैं मोहन वापस अपने कदमों पर कदम रखते हुए बाहर चला आया। वही खड़ा मोहन को काफी देर तक अपनी सजल आंखों से देखता रहा। मोहन बाहर आया और धर्मू से ठेला लेकर चल दिया। स्टेशन पर पहुंचकर दोनों मित्रों ने टिकट खरीदे और रेलगाड़ी में सवार हो गए। अगले दिन दोपहर होते होते मोहन घर पहुंचा। पार्वती न जाने कब से राहों पर आंखें लगाई बैठी थी। मोहन को देखते ही वह दौड़कर आई और मोहन को उसने अपने सीने से लगाकर ममता से भीगे स्नेह की बारिश की। मोहन ने भी चंद सुवारा श्रृंगार किया। हरियंदर छप्पर में बैठा सन की रस्सी बना रहा था। मोहन वहीं पहुंचा और हरिया के चरण छूकर पास की खाट पर बैठ गया। उसका मुंह उतरा हुआ सा लग रहा था, जिसे देखकर हरिया स्थिति को काफी हद तक भाप चुका था। फिर भी संतुष्टि के लिए पूछा, कुछ काम बना या नहीं? नहीं बापू, लड़के इतने ज्यादा थे कि नंबर न पड़ा। मोहन ने नजर जमीन में गड़ाई उत्तर दिया। चलो कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो फिर आ जाएगा। जाओ हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, सुबह से भूखा होगा। फिर एक बार खेत तक होकर आना, देखना कहीं जंगली पशु तो खेत में नहीं लग रहे। मेरा तो 2 दिन से जाना न हुआ। मोहन उठा और पारो के पास जा बैठा। पारो ने मक्की की रोटी और चने का साग पकाया था। उसने कई समय के बाद पेट भरकर भोजन खाया और वह खेत की तरफ चल देता है। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।